नमस्कार दोस्तों, जन्मभूमि टीवी के इस नए एपिसोड में आपका स्वागत है। आज मैं फिर आ रहा हूं दिल्ली चुनाव, उसके नतीजे और अब जो दिल्ली के मुख्यमंत्री की खोज चल रही है उस पे बात करने जा रहा हूं। एक बहुत आम हर जगह चर्चा चल रही है। वो चर्चा दो चीज़ों के अराउंड है कि प्रवेश साहब सिंह वर्मा जी मुख्यमंत्री बनेंगे और जो क्यों बनेंगे उसके अराउंड दो बातें हैं। पहली एक बात है वो इसलिए बनेंगे कि वो नई दिल्ली सीट से जीत के आते हैं और वो जायंट किलर माने जा रहे हैं क्योंकि उन्होंने अरविंद केजरीवाल जी को हराया है। नंबर दो, वो जाट कैंडिडेट हैं और एक अगर मुख्यमंत्री जाट को बनाएंगे तो यूपी, हरियाणा और दिल्ली तीनों प्रदेशों, यहां तक कि राजस्थान के भी जाटों को ये साधने का काम हो सकता है। मेरा जो कहना है, जितना मैं 30 साल से दिल्ली की राजनीति देख रहा हूं, मेरे हिसाब से प्रवेश साहब सिंह वर्मा जी का मुख्यमंत्री बनने का चांसेस बहुत 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 कम है। 99% ना है, 1% में कुछ भी हो सकता है। अब मैं वो बताने जा रहा हूं मेरे आकलन के हिसाब से 99% क्यों नहीं है। पहला एक आता है कि जो भी नई दिल्ली से जीतता है, पहले इसका नाम गोल मार्केट होता था, पहले अब जो नई दिल्ली से जो भी विधायक होता है वो मुख्यमंत्री बनता है। ये ऐसा हमने पिछले 6 चुनावों में देखा है। उसके पहले वहां से कीर्ति आजाद जी थे, लेकिन 6 चुनाव, 3 टर्म शीला दीक्षित जी और 3 टर्म अरविंद केजरीवाल जी, ये मुख्यमंत्री बने। लेकिन ये ऐसा कोई ऐसा फार्मूला नहीं है, ये ऐसा एक सिर्फ अंदाजे लगाने के लिए सिर्फ अंदाज लोग लगाते हैं। इसके पीछे कोई ग्राउंड नहीं है। ना ये ऐसी सीट है जहां पे बहुत बड़ा कोई जातीय समीकरण, ओवरऑल राजनीति में कोई जातीय समीकरण सिद्ध किया जा रहा हो। ना ये ऐसी कोई सीट है जो वो देश को या राज्य की राजनीति को कोई दिशा या दशा दे रही हो। ये सिर्फ एक्सीडेंटली शीला दीक्षित जी जीती, वो मुख्यमंत्री बनी। उसके बाद अरविंद केजरीवाल जी उन्हें हरा के वहां से जीते और 3 बार जीते और वहां से मुख्यमंत्री बने, चूंकि वो पार्टी के मुखिया थे। तो ऐसा कोई भी क्राइटेरिया नहीं है कि जो वहां से जीता हो वो मुख्यमंत्री बने। नंबर 2 बात कही जा रही है कि जो जाट कैंडिडेट है वो भाजपा के लिए, जो हरियाणा में जाटों की नाराजगी है बीजेपी को लेके, वो साधा जा सकता है कि अगर जाट मुख्यमंत्री दिल्ली का होगा तो हरियाणा लगता हुआ प्रदेश है, तो वो किसी ना किसी तरह से फायदा पहुंचाएगा बीजेपी को। वो यूपी में फायदा पहुंचाएगा, वो हरियाणा में पहुंचाएगा, वो राजस्थान में पहुंचाएगा। लेकिन इसके चांसेस बहुत कम है। उसको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगा आपको कि दिल्ली की राजनीति थी कैसे, और ये जो दोनों कारण है, और इसमें जो सबसे बड़ा कारण माना जा रहा है कि जो बड़ा जाट नेता अगर कोई मुख्यमंत्री बनेगा तो वो ओवरऑल बीजेपी के लिए जाट समीकरण को हल करेगा। ये बिल्कुल बेमानी कयास है। 1993 में दिल्ली के मुख्यमंत्री बने, संविधान में संशोधन के बाद 1993 में मदन लाल खुराना जी दिल्ली के मुख्यमंत्री बने और उसी समय साहब सिंह वर्मा जी, यानी ये प्रवेश वर्मा जी के पिताजी, शिक्षा मंत्री बने। ये दोनों, खैर साहब सिंह वर्मा जी ऑब्वियसली इनसे, मदन लाल खुराना जी से छोटा नाम थे, छोटे, उनसे थोड़े से कम नेता थे। साहब सिंह वर्मा जी जाटों के नेता थे और जो मदन लाल खुराना जी थे उनको दिल्ली का शेर कहा जाता था। वो उनकी एक्सेप्टेबिलिटी अक्रॉस थी, हर समीकरण में साहब सिंह वर्मा जी फिट बैठते थे। साहब सिंह वर्मा जी की और मदन लाल खुराना जी की दोनों की राजनीति ऐसी थी, वो आपके एकदम परिवार के सदस्य वाली राजनीति होती थी। उस समय हम लोग दिल्ली कवर करते थे, हम लोग जब विधानसभा वगैरह में जाया करते थे, इन लोगों से मिलने इनके घर जाते थे, तो ऐसा लगता था जैसे किसी परिवार के सदस्य किसी परिवार के बड़े मुखिया से मिल रहे हों। वो राजनीति भाजपा की एकदम आज की राजनीति से एकदम अलग थी। उसमें कभी भी मदन लाल खुराना जी से कोई पत्रकार या आम आदमी समय ले रहा हो मिलने के लिए, ऐसा नहीं होता था। लोग सीधे उनके दरवाजे पे खड़े होते थे और मदन लाल खुराना जी ने कभी मना नहीं किया होता था कि मैं बिजी हूं, व्यस्त हूं, नहीं मिलूंगा। वो किसी ना किसी तरह से मिलते थे और सबसे बड़ी चीज, वो जिस भी काम से गया होता था वो काम करते थे। और
उस समय जो मोरालिटी का लेवल ये था कि उसी समय एक जैन हवाला कांड हुआ था, एक डायरी लीक हुई थी जिसमें कुछ लोगों के नाम लिखे थे, जिसमें मदन लाल खुराना का भी नाम था। वो हवाला के पैसों के ट्रांजैक्शन के बारे में, तो उसमें मदन लाल खुराना जी का नाम था। तो उन्होंने नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे दिया कि जब तक उनको क्लीन चिट नहीं मिल जाती तब तक वो मुख्यमंत्री पद पर नहीं रहेंगे। ऐसी स्थिति में उनके बाद जो दूसरा बड़ा नाम था, हालांकि नाम हर्षवर्धन, डॉक्टर हर्षवर्धन का भी था, लेकिन मदन लाल खुराना के जाने के बाद, हटने के बाद साहब सिंह वर्मा जी को मुख्यमंत्री बनाया गया। शायद ये सोच के बनाया गया कि ये बड़े जाट लीडर हैं, मास बेस है, इनको बना देते हैं। अब साहब सिंह वर्मा जी की भी राजनीति ऐसी ही होती थी कि वो अपने क्षेत्र में प्रत्येक व्यक्ति को नाम से और घर के नंबर से जानते थे। उनका इस तरह का अपने क्षेत्र पे पकड़ होती थी, लोगों से जो कनेक्ट था उस लेवल का था। कोई ऐसा व्यक्ति नहीं था जिसको वो व्यक्तिगत रूप से ना जानते हो, जिसको व्यक्तिगत रूप से वो एंटरटेन करने के लिए तैयार ना रहते हो। साहब सिंह वर्मा जी मुख्यमंत्री होते थे तो भी उनके क्षेत्र या उनके आसपास के क्षेत्रों के लोग जाके उनके घर पे अपना घर समझ के कि ये तो मुख्यमंत्री जो है वो मुख्यमंत्री नहीं, हमारे घर के सदस्य हैं। इस तरह की राजनीति हुआ करती थी, जो राजनीति अब किसी पार्टी में अब देखने को नहीं मिलती। ये उस समय की बीजेपी की राजनीति थी। अब साहब सिंह वर्मा जी बने 1996 में मुख्यमंत्री बने। करीब 2.5 साल मुख्यमंत्री रहे वो, और उनका कार्यकाल काफ़ी अच्छा माना गया। हालांकि दिल्ली में जितने भी काम करे जा सकते थे उन्होंने बहुत अच्छी तरह से किए। और उसके बाद जब जैन हवाला कांड से के इन्वेस्टिगेशन से मदन लाल खुराना जी बरी हो गए तो वो वापस आए और उन्होंने कहा कि अब मुझे मुख्यमंत्री पद वापस दिया जाए। लेकिन उस समय भाजपा में सेंट्रल लीडरशिप आज की तरह स्ट्रांग नहीं होती थी। वहाँ पे जो क्षेत्रीय छत्रप होते थे वो काफ़ी स्ट्रांग होते थे। तो उस समय मदन लाल खुराना जी की जो ये डिमांड थी उसको लेके बीजेपी में स्टेट में भी और सेंटर में भी दो फाड़ हो गए और साहब सिंह वर्मा जी ने हटने को मना कर दिया। काफ़ी खींचातानी चलती रही, बहुत दिन जो है ये खबरें उछलती रहीं कि पार्टी में मतभेद, दो कैंप हो गए, इधर मदन लाल खुराना जी नाराज़ हो गए, दूसरी तरफ साहब सिंह वर्मा जी नाराज़, ये चलता रहा। अब उसी समय एक कंट्रोवर्सी हुई कि प्याज की कीमतें बहुत बुरी तरह दिल्ली प्रदेश में बढ़ी, शायद देश में ही पूरी बढ़ी थी। लेकिन जो दिल्ली प्रदेश की जो प्याज की कीमतें थी उसको साहब सिंह वर्मा जी कहीं काफ़ी हद तक मैनेज नहीं कर पाए। अब उनके सामने भी चैलेंजेस थे, उधर मदन लाल खुराना जी से भी डिफरेंसेस चल रहे हैं और बाकी स्टेट के मामले थे। अगर हम दोनों में, मैं तो इन दोनों से बहुत मिला करता था, तो दोनों अपने अपने क्षेत्र के दिग्गज थे। मदन लाल खुराना जी के पास जो विज़न थी, जो उनके काम करने में जो वो स्मार्टनेस थी, वहीं दूसरी तरफ साहब सिंह वर्मा जी के पास जो पर्सनल कनेक्ट था, जिस तरह से, मतलब मुझे याद है कि वो अपने क्षेत्र में के जो एमसीडी के पार्क्स होते थे उसमें सुबह मॉर्निंग वॉक के लिए जब निकलते थे तो बच्चों के साथ, लोगों के साथ, लेडीज़ के साथ बैडमिंटन खेला करते थे, उनसे सुबह वहाँ पार्क में घंटों घंटों बातें किया करते थे। इस तरह के वो नेता हुआ करते थे। लेकिन खैर वो मैनेज नहीं कर पाए और इनको इस्तीफा देना पड़ा और केंद्र से सुषमा स्वराज जी भेजी गई, तीसरा बड़ा नाम, जो अपने आप में एक, उस समय भाजपा की राजनीति में बड़े नामों पे राजनीति होती थी, स्टेट में बड़े लीडरशिप होते थे, बड़े नेता होते थे हर जगह। उस समय जितनी भी स्टेट्स थी, येदुरप्पा भी उसी दौरान के नाम होते थे जो बड़े नेता थे और क्षेत्रीय छत्रप होते थे। अब जब साहब सिंह वर्मा जी को मुख्यमंत्री पद छोड़ना पड़ा तो उससे वो नाराज हो गए और अपनी उस नाराजगी को उन्होंने छुपाया नहीं और उन्होंने उसका, अपनी नाराजगी का पब्लिक डिस्प्ले बहुत अच्छी तरह से किया। उन्होंने जब सरकारी आवास छोड़ा, उस समय हम लोग दिल्ली कवर करते थे, रिपोर्टिंग करते थे, वो सरकारी बस में बैठ के अपने शालीमार बाग के एक फ्लैट में उन्होंने शिफ्ट किया, वहाँ गए और पूरा हंगामा, उस समय पूरा नॉर्थ वेस्ट दिल्ली के सारे जाट, हरियाणा के जाट उनके साथ, और बड़ा तमाशा हुआ। और सेंट्रल लीडरशिप के लिए काफ़ी वो डिफ़िकल्ट चीज़ थी उसको मैनेज करना। अब एक ही टर्म में दिल्ली में 3 बड़े नेताओं ने मुख्यमंत्री पद संभाला, मदन लाल खुराना, साहब सिंह वर्मा और सुषमा स्वराज जी। और इसमें इतनी खींचातानी हुई कि पार्टी की छवि बहुत खराब हुई। पार्टी में
कई हिस्से हो गए, कैडर में लड़ाई झगड़े होने लगे, जिसका नतीजा ये निकला 98 में ये हार गए। हालांकि उस समय ऐसा कोई, हम लोग जो गेस करते थे, ऐसा कोई माहौल नहीं है कि बीजेपी 98 का चुनाव हारेगी, लेकिन वो हार गई अंतर कलह की वजह से। अब दिल्ली की राजनीति में मैंने ये जो किस्सा सुनाया, इसलिए सुनाया कि इससे दो चीज निकल के आती है कि कोई बड़ा जाट लीडरशिप, अगर कोई बड़ा जाट नाम या कोई बड़ा जाट नेता को दिल्ली की कमान दी जाती है, तो वो एक सेक्शन का नेता बन जाता है। और बीजेपी आज की तारीख में किसी सेक्शन के या किसी कम्युनिटी के लीडर को इतना ज्यादा प्रमोट नहीं करती जो बाद में उसके लिए, खुद के लिए सरदर्द बन जाए, जैसे साहब सिंह वर्मा एक समय में बीजेपी के लिए बन गए थे। नंबर 2, दिल्ली की राजनीति में किसी भी बड़े नाम, वो आप कम्युनिटी को, कास्ट को, रिलीजन को, सबको हटा दीजिए, कोई भी बड़ा नाम अगर आएगा तो दिल्ली की राजनीति में वो भाजपा के लिए मुफीद नहीं होगा, क्योंकि वो हाथ एक बार जल चुका है कि 3 बड़े नेता है। पहले मदन लाल खुराना आए, नाराज हुए, साहब सिंह वर्मा आए, नाराज हुए, सुषमा जी नाराजगी से तो नहीं गई थी, लेकिन हाँ, वो 3 बड़े नामों ने जो सेंटर वर्सेस स्टेट का कॉन्फ्लिक्ट को पब्लिक में उजागर किया, जिसकी वजह से बीजेपी को नुकसान हुआ। अच्छा, अब सिर्फ यहां तक ही सिर्फ बड़े नेता का नहीं आता है। 2015 में बीजेपी ने एक बड़े नाम पे फिर बेट किया। इंडिया अगेंस्ट करप्शन के एक बड़ा फेस होती थी किरण बेदी जी। किरण बेदी जी को 2015 में बीजेपी ने मुख्यमंत्री पद का कैंडिडेट घोषित करके उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया, और उस एक नाम सुश्री किरण बेदी जी की वजह से दिल्ली में बीजेपी का सत्यानाश हो गया। पूरी की पूरी पार्टी बिखर गई। वो पार्टी, मतलब जो यहां के एक्चुअल कार्यकर्ता थे, उन्होंने एक आउटसाइडर को इस हद तक नकारा कि जो सबसे सेफ सीट ईस्ट दिल्ली की होती थी, कृष्णा नगर, वो भी, जहां से किरण बेदी जी खड़ी हुई थी, वो भी हार गए। अब ऐसी स्थिति में बीजेपी के लिए ये सीख है और सबक है कि किसी कम्युनिटी के लीडर और किसी बड़े नेता जिसके पीछे मास बेस हो, जिसके पीछे पब्लिक हो, उसको मुख्यमंत्री नहीं बनाना है। ये ऐसे 4 उदाहरण बीजेपी के सामने हैं कि जो इस क्राइटेरिया में आते हैं: बड़ा नाम, कम्युनिटी लीडर और लीडर विद मास बेस। पहले मदन लाल खुराना, दूसरे साहब सिंह वर्मा, तीसरी सुषमा स्वराज, चौथी किरण बेदी। इन चारों नेताओं के अपने व्यक्तित्व की वजह से, अपनी पिक्यूलियर नेचर की वजह से बीजेपी को दिल्ली में बेहिसाब नुकसान हुआ। तो अब मैं नाम यहां पे मैं घोषणा नहीं कर रहा हूं, लेकिन जो दिल्ली का मुख्यमंत्री बनने का जो सबसे प्रबल दावेदार है, वो अब कौन हो सकता है? देखिए, जो पिछले 10-12 साल में, एक तरह से देखा जाए 2015 से 2013 से, कायदे से अगर देखा जाए 2013 से आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने मिलकर सरकार बनाई। उसके पहले दिल्ली में विकास के नाम पे ऐसी कोई बड़ी आफत नहीं थी। वो शीला दीक्षित जी हारी क्योंकि वो अन्ना के आंदोलन का असर इतना था, और अरविंद केजरीवाल जी ने उस आंदोलन को इस तरह से दिल्ली की राजनीति में मोबिलाइज करके अपने हक में इस्तेमाल किया कि उसका नुकसान बीजेपी को हुआ, कांग्रेस का हुआ, फायदा अरविंद केजरीवाल जी को हुआ। लेकिन उसके बाद से दिल्ली में कोई भी काम नहीं हुआ। अगर अब इस समय आप देखें तो जिस तरह से सेंट्रल लीडरशिप जिस तरह से सिग्नल दे रही है कि उनको बड़े नाम वाला आदमी नहीं चाहिए, बड़े काम वाला आदमी चाहिए। उनको एक ऐसा आदमी चाहिए जो केंद्र के साथ मिलके मेन चीजें, शुद्ध हवा, शुद्ध पानी, इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूवमेंट, यमुना सफाई, आयुष्मान भारत, इन सब पे काम कर सकते। देखिए, वोट यहां पे किसी के नाम पे नहीं मिला है। वोट अगर मोदी जी के नाम पे मिला है तो उतना ही अरविंद केजरीवाल जी के विरोध में भी पड़ा है। तो इन दो
फैक्टर पे वोट पड़े हैं, तो ऐसा यहां पे बीजेपी का कोई भी लीडर क्लेम नहीं कर सकता है कि उसने जितवाया। जैसे ये महाराष्ट्र का था कि महाराष्ट्र में बहुत हद तक देवेंद्र फडणवीस जी को क्रेडिट जाता था वहां की जीत का। वहां पे वो एक हिंदू हृदय सम्राट की तरह से माने जा रहे थे, तो उनको मुख्यमंत्री पद मिला, और उसमें भी देने में कितने इफ एंड बट हुए तो वो हम लोग को पता है। तो यहां पे जब किसी नेता ने, किसी बड़े नेता ने, ना किसी कम्युनिटी लीडर ने अगर चुनाव जिताने में काम किया है, तो मुझे नहीं लगता ऐसा कोई भी बड़ा नाम यहां पे मुख्यमंत्री के लोग। यहां पे वो नाम हो सकता है जिसके साथ सेंटर ये कंफर्टेबल हो कि वो डिलीवर कर सकता हो, ना कि वोट कन्वर्ट करने में नहीं, काम करने में वो केंद्र के साथ, केंद्र के सभी मंत्रालयों के साथ मिलके यहां पे साफ हवा, साफ जल, स्वच्छ यमुना, आयुष्मान भारत और इंफ्रास्ट्रक्चर पे, सड़क सीवर पे काम कर सकता हो, वो आदमी चाहिए। अब ये फाइनल निर्णय होने में अब कुछ घंटे ही शेष है। देखते हैं हम लोगों का जो ये आकलन है ये कितना सच साबित होता है। तो बहुत ही जल्दी हम लोग फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।